लिखित संविधान है। जैसे एक एग्जांपल समझो, अगर वो थोड़ा लिख रखा होता, ज्यादा एक्सप्लेन ना कर रखा हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम उसको अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल लेंगे। और जब उसको डिटेल में लिख रखा है तो नॉर्मली क्या होगा, हम उसको समझ लेंगे कि भी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये शब्द लिखा है, ये लाइन लिखी है, ये पैराग्राफ लिखा है, इसका ये मतलब है। प्रभुता मान के चलो, संप्रभुता है डिसीजन मेकिंग पावर। एक जो देश, जिसके पास उस देश के अंदर इंटरनल और उस देश के बाहर एक्सटर्नल, कैसे किस देश के साथ क्या रिलेशन रखना है। अब एक्सटर्नल रिलेशन क्या होंगे, जैसे भारत के पाकिस्तान के साथ रिलेशन, भारत के चीन, अमेरिका, रूस के साथ रिलेशन। तो अगर किसी देश में, मतलब उस सरकार में, वो एक सोवरेन सरकार है और इनमें कॉमन चीज ये है कि भी सब एक साथ रहना चाहते हैं। सब ये भी चाहते हैं कि मेरे अनुसार शासन हो, मेरे धर्म के अनुसार शासन हो, मेरी जाति के, मेरे कल्चर के अनुसार चीजें हो। और दूसरा भी यही चाहता है, दूसरा ग्रुप भी ऐसा ही चाह रहा है। फिर कैसे शासन हो? हाँ, एक बोले भाई अगर तुम अलग अलग हो तो तुम यहां से चले जाओ, पर रहना भी सबको साथ है। तो सब गुड आफ्टरनून, कैसे हो? आज 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब शुरू करेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि आपकी क्लास में पॉलिटिकल साइंस की है 2 बुक। पहली बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसी बुक को हमने शुरू करना है आज, ठीक है। अब सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे, ध्यान से सुनना भाई। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये किसी देश के लिए इसकी क्या जरूरत है, क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी देश चल सकता है, इन सारी चीजों पे डिस्कशन करना है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगर हम एक नॉर्मल भाषा में उसको समझें, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, एक रूल और रेगुलेशन की बुक है। कौन से रूल? जिसके ऊपर, जिनके अनुसार वो देश शासित होता है, वो देश का प्रशासन चलता है। ध्यान से समझो, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है नियमों की, जिसमें कैसे शासन होगा, कौन चुने जाएंगे, कौन चुनेगा, जो भी चुना जाएगा उसकी क्या क्या पावर होंगी, ये सारा का सारा वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। एक सवाल है कि क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन कोई देश चल सकता है? तो समझो भाई, अगर नॉर्मली संसार में डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेटिक देश किसी न किसी रूल और रेगुलेशन से ही चलते हैं। नॉर्मली डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेसी होना पॉसिबल नहीं है। कई देश ऐसे भी हैं जहां पे डेमोक्रेसी के अलावा अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे मोनार्की। नॉर्मली दिखाने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन वहां भी है, बट वहां कॉन्स्टिट्यूशन का इतना इंपॉर्टेंस होता नहीं। जो राजा है उसी के जो शब्द होंगे ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का काम करेंगे, ठीक है। वेयर इज माय मोबाइल फोन? सॉरी। तो जो राजा के जो शब्द हैं वो जैसा चाहेगा उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है। अगर कोई दूसरा राजा वहां पे आ गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगा, वो हो सकता है नया कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को चाहेगा अपने अनुसार से मोल्ड आउट कर सकता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी डेमोक्रेटिक देश विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर सकता। उसका हम देखेंगे भी क्यों इतना कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, क्या भाई बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी हम अपने देश को चला सकते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है भाई, संसार में जो डोमिनेटेड सिस्टम है गवर्नेंस का, वो है डेमोक्रेसी। और हम डेमोक्रेटिक देशों को ध्यान में रख के ही कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। एक याद रखने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्रकार का होगा। एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक जो रिटन नहीं है, ठीक है, नॉन रिटन। रिटन का मतलब होता है लिखित, कि भी पहले ही लिख रखा है। और अलिखित का मतलब होता है जो लिख नहीं रखा, नॉर्मली वो धीरे धीरे जैसी कंडीशंस आएंगी ऐसे ऐसे क्रिएट होता जाएगा। देखो, एक तो हमने पहले ही अपना एक दायरा बना दिया भाई, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमें काम करना है, तो ये होगा लिखित संविधान।
और जो अलिखित है उसमें क्या है, नॉर्मली कोई दायरा नहीं बनाया गया, जैसा समय आएगा जैसी परिस्थिति आएंगी उसके अनुसार हम रूल और रेगुलेशन बना लेंगे। ठीक है, अलिखित संविधान का एग्जाम्पल है हमारा ब्रिटेन और लिखित संविधान का एग्जाम्पल है भारत। भारत के संविधान के बारे में एक दो पॉइंट और ध्यान रखें। अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, शुरुआती जो डेमोक्रेसी थी संसार में वो अमेरिका थी, बट आज भारत सबसे पावरफुल और सबसे इफेक्टिव डेमोक्रेसी है। हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं देशों में, इतनी शानदार डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा जो संविधान है वो पूरे संसार में जिन जिन देशों के संविधान हैं उनमें सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखित, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि यहाँ अनेक धर्मों के, अनेक जातियों के, अनेक क्लासेस, गरीब है, अमीर है, महिला है, दलित है, पिछड़े हैं, एससी है, एसटी है, बैकवर्ड है। देयर आर लॉट ऑफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पता क्या कर रखा है कि सारे के सारे जिस भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के क्या अधिकार हैं, क्या गवर्नमेंट ने उनको अलग अलग छूट दे रखी है, सब कुछ डिटेल में लिख रखा है। हर व्यक्ति का क्या एक अधिकार है, क्या उसके कर्तव्य हैं। आप किसी भी पद पे हो देश में, गवर्नमेंट पद पे, तो आपके सारी की सारी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है। इसलिए अपना संविधान क्या है, एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जैसे एक एग्जांपल समझो, अगर बहुत थोड़ा लिख रखा होता, ज्यादा एक्सप्लेन ना कर रखा हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम उसको अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल लेंगे। और जब उसको डिटेल में लिख रखा है तो नॉर्मली क्या होगा, हम उसको समझ लेंगे कि भी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये शब्द लिखा है, ये लाइन लिखी है, ये पैराग्राफ लिखा है, इसका ये मतलब है। मान के चलो, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लें। जैसे अपने इस रूम में कोई आया और यहाँ के जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है कि भी 2 आदमी इस रूम में नहीं आ सकते, सिर्फ ये लाइन है, तो इसका क्या मतलब समझोगे कि भी 2 आदमियों का मतलब ये 2 महिलाओं की बात कर रहा है या 2 पुरुषों की बात कर रहा है, या फिर किसी 2 पर्टिकुलर आदमी, उसका नाम ए है, उसका नाम बी है, उन 2 की बात कर रहा है, या किन कंडीशन में नहीं आ सकते या किस समय नहीं आ सकते। बहुत सारी चीजें इस लाइन को पढ़ के आप क्लियर नहीं कर सकते, बट भारतीय संविधान में पता है क्या है, हर चीज को डिटेल में बताया गया है कि भी 2 आदमी नहीं आ सकते, इसका मतलब है 2 पुरुष नहीं आ सकते, किस समय नहीं आ सकते, इस समय नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, इस कारण से नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो संविधान है वो काफी बड़ा है और लिखित भी है, क्योंकि लिख रखा है। शुरू करें चैप्टर को। थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा कि भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और बाकी सारा का सारा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन के ही इर्द गिर्द है, तो हम और ज्यादा क्लियर इस विषय पे हो जाएंगे थोड़ी समय के बाद। सबसे पहली जो स्लाइड है वो ये है कि कोई भी देश, व्हाट इज ए नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट क्या होता है, ध्यान से समझना भाई। एक राष्ट्र किसे बोला जाएगा, पॉलिटिकल लैंग्वेज में, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में कहीं भी नेशन स्टेट का यूज हो या नेशन का यूज हो या कंट्री शब्द का यूज हो, तो इससे आप क्या समझोगे भी ये किसी देश का जिक्र है। ठीक है, बाकी इनमें डिफरेंस है, नेशन स्टेट में भी, नेशन में भी और कंट्री में भी, बट नॉर्मली इनको सिनोनियम की तरह यूज करा जा सकता है। तो मैं, पहला सवाल है कि भाई किसी देश को देश कब मानोगे, उसके लिए 4 चीजों की जरूरत है। अगर देश को देश बनाने वाली है ये 4 चीज, सबसे पहली जो चीज है, जो सबसे इंपोर्टेंट, ज्योग्राफिकल एरिया। ध्यान दो भाई, एरिया, कोई न कोई ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए देश बनने के लिए। ऐसा हो कभी नहीं पॉसिबल कि भाई हवा में कोई देश हो, तो कोई जमीन का टुकड़ा, कोई जमीन का हिस्सा होगा, वहीं पे देश क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले ये। अब पूछोगे जी एरिया तो हमारे घर का भी, तो हमारा घर थोड़ा ना देश है। अभी एक ही कंडीशन तो फुलफिल हुई है, सिर्फ एरिया होने से देश नहीं बनेगा, बट देश होने के लिए एरिया जरूरी है। मेरे हिसाब से ये बात समझ आ गई होगी, नॉर्मल सी बात है। सेकंड,
इसकी रिक्वायरमेंट पे देखेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट है पॉपुलेशन, कि भाई वहां पे है ना आदमी जरूर होने चाहिए, कोई न कोई पॉपुलेशन रहती हो। अब फिर से वही बात कि जी पॉपुलेशन तो हमारे गांव में भी है और एरिया भी है, तो वो देश नहीं है। दो कंडीशन हुई है, टोटल कंडीशन है 4। ठीक है, तो ये भी कन्फर्म है कि भाई एक ज्योग्राफिकल एरिया होगा, दूसरा उस ज्योग्राफिकल एरिया पे कोई ना कोई पॉपुलेशन रहती होगी। ठीक है, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो जरूरी है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार। अब तुम्हारे घर की सरकार नहीं, तुम्हारे गांव में सरकार नहीं, अब सोच के देखो सरकार है। अब बोलोगे जी एरिया, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट, ये तो हरियाणा की भी है। हरियाणा में ज्योग्राफिकल एरिया भी है, पॉपुलेशन भी है और सरकार भी है, बट हरियाणा एक देश नहीं है। कारण क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो किसी एरिया को, किसी स्टेट को देश बना देगा, वो है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। अब पूछोगे जी संप्रभुता क्या होगी? संप्रभुता है डिसीजन मेकिंग पावर। एक जो देश, जिसके पास उस देश के अंदर इंटरनल और उस देश के बाहर एक्सटर्नल, भाई कैसे किस देश के साथ क्या रिलेशन रखना है। अब एक्सटर्नल रिलेशन क्या होंगे? जैसे भारत के पाकिस्तान के साथ रिलेशन, भारत के चीन, अमेरिका, रूस के साथ रिलेशन। तो अगर किसी देश में, मतलब उस सरकार में, वो एक सोवरेन सरकार है। अब हरियाणा की सरकार की बात करें तो ये सोवरेन गवर्नमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अमेरिका के साथ हमें कोई रिलेशन रखना है तो भारत सरकार रखेगी, ना कि किसी की स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार नहीं। भारत सरकार है सोवरेन। इस देश के अंदर क्या रूल रेगुलेशन लगाने हैं और कैसे बाहर रिलेशन रखने हैं, ये होती है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी इज द डिसीजन मेकिंग पावर इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, तो हरियाणा सोवरेन नहीं है, फिर सोवरेन कौन है? इंडिया। तो इंडिया एक देश है। कोई भी देश होगा, ध्यान रखेंगे, उसका ज्योग्राफिकल एरिया होगा 100%, एक पॉपुलेशन उसमें रहती होगी, उसमें सरकार भी होगी और उसमें क्या होगा? सोवरेनिटी होगी। भाई बात समझ में आई है? ये चीज सिंपल सी बात कर रहे हैं। अब इससे आगे की चीज देखो, अब है टाइप्स ऑफ गवर्नेंस। भाई किस किस प्रकार के शासन हो सकते हैं? एक होते हैं डेमोक्रेटिक, एक है नॉन डेमोक्रेटिक। एनडी लिखा है, नॉन डेमोक्रेटिक दिख रहा है ये बोर्ड पे, चलो इससे लिख देंगे। एक तो लिखा है डेमोक्रेटिक, एक है नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक देश वे होंगे, अब अगर कोई पूछे भी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताओ, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब किसी देश पे वो शासक हैं वो वहां के लोगों के द्वारा चुने गए हों। अगर हमने चुना है ना अपने शासकों को, तो हम डेमोक्रेटिक देश हैं। अगर हम नहीं चुनते तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएंगे। तो हमें बस ये नहीं देखना भी नॉन डेमोक्रेटिक में क्या क्या है, सिर्फ आज अभी के लिए हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भी डेमोक्रेटिक देश कौन सा होता है, नॉन डेमोक्रेटिक देश कौन सा। डेमोक्रेटिक देश का एक संविधान होगा, और संविधान क्यों जरूरी है? मान के चलो आपने मुझे चुन दिया तो मैंने अपने हिसाब का संविधान बना दिया, फिर आपने किसी दूसरे को चुन दिया, उसने अपने अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कर दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। डेमोक्रेटिक देश होंगे जो पहले से एक संविधान बना लेते हैं, या एक संविधान के अनुसार, चाहे सरकार कोई भी हो, उसको उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। अगर कोई देश डेमोक्रेटिक नहीं है उसको नॉन डेमोक्रेटिक देश बोलेंगे। इसके भी कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे मोनार्की उनमें से एक है। ठीक है, कहीं पे अमीरों का शासन है, कहीं पे विद्वानों का शासन है, कहीं पे राजा का शासन है, तो कई सारे प्रकार हो सकते हैं। पर जो डोमिनेंट टाइप ऑफ गवर्नेंस आज के दिन संसार में वो डेमोक्रेसी। अगर सभी देश, लगभग देश डेमोक्रेटिक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी। उसी कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हम जब तक पॉलिटिकल साइंस को समझ नहीं सकते, जब तक हमें संविधान का नहीं पता होगा। अब हमें समझना है संविधान करता क्या है।
पहली बात ध्यान रखें कि भाई ये एक सेट ऑफ रूल्स है। अब इसकी डेफिनेशन कहां से बनी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो भाई। सबसे पहला, मान के चलो हम यहाँ पे 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 20 लाख आदमी बैठे हैं, एक मतलब नंबर ऑफ पीपल काफी ज्यादा बैठे हैं, और हम एक नेशन के रूप में रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भी हम भविष्य में साथ रहें। तो कैसे रहेंगे, ध्यान से सुनना है, स्टोरी के माध्यम से बात है सारी की सारी। मान के चलो एक बड़ी नंबर ऑफ पॉपुलेशन एक जगह बैठी है, लाखों की संख्या में, और वो ये चाहते हैं कि भी हमें एक साथ रहे। तो कैसे रहेंगे वे, कुछ तो रूल रेगुलेशन हो, कैसे रहे वो, अपनी मनमर्जी से करें जिसको जो करना है। क्या सब यदि अपनी मनमर्जी से काम करना शुरू कर दें तो क्या ठीक होगा, क्या व्यवस्था बनी रहेगी वहां पे? तो ये ठीक नहीं है, सब अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकते। तो दूसरा काम क्या होगा कि भाई कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे हों जिसपे सब सहमत हों। मान के चलो नॉर्मली सभी सहमत नहीं होंगे, आप चाहोगे, अगर इससे पूछा भाई कैसे रूल रेगुलेशन हो, तो ये अपने कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर को बताएगा कि भी ये बेस्ट है, ऐसा कल्चर होना चाहिए। अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है वो अपने कल्चर को बताएगा कि भी ऐसा होना चाहिए। तो फिर करें क्या? सबको एक तो पता चलेगा भी कुछ कॉमन होना चाहिए। अब उस कॉमन को कैसे ढूंढे, कॉमन निकलेगा कहां से, किससे पूछे, किसकी बात माने इतनी बड़ी जनसंख्या में? ऐसा हो नहीं सकता भी रोज का कोई काम करना है सबसे पूछोगे कि भाई आज ये काम करना है, करे या ना करे, फिर वोटिंग डालो, 1 लाख व्यक्ति उस काम के लिए हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, फिर वो काम करो। दिन में एक देश के अंदर कई सारे डिसीजन लिए जाते हैं, और यदि हर बार हम लोगों से राय जानने लग जाएंगे तो ये डिसीजन मेकिंग इतनी स्लो हो जाएगी, तो उसका कोई व्यवस्था ही धराशायी हो जाएगी। अब ये बात क्लियर है कि भाई हम किसी के भी मतलब ये नहीं कर सकते कि भाई इसकी बात माने या उसकी बात माने। सबको एक बात कन्फर्म है कि भाई कुछ कॉमन होना चाहिए, क्योंकि जब कुछ कॉमन होगा ना तभी एक साथ रहेंगे। इस बात पे भी सब सहमत हैं कि भाई हमें रहना एक साथ है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है, ये बता दी। ये सेट ऑफ लॉज है, प्रिंसिपल है जो रिटन हो सकता है, अनरिटन हो सकता है, ठीक है। और द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल, इसमें कानून है भाई, फंक्शंस, लिमिट्स, मतलब ये उसकी डेफिनेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें कुछ है ही नहीं कुछ भी एक्सप्लेन करने का। अब हम फंक्शन पे चल रहे हैं, ध्यान देना भाई, ये है कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। अब सुनो कि हम बहुत सारी बड़ी जनसंख्या में व्यक्ति बैठे हैं, और इनमें एक कॉमन चीज ये है कि वे सब एक साथ रहना चाहते हैं। सब ये भी चाहते हैं कि मेरे अनुसार शासन हो, मेरे धर्म के अनुसार शासन हो, मेरी जाति के, मेरे कल्चर के अनुसार चीजें हो। और दूसरा भी यही चाहता है, दूसरा ग्रुप भी ऐसा ही चाह रहा है। फिर कैसे शासन हो? हाँ, एक बोले भाई अगर तुम अलग अलग हो तो तुम यहां से चले जाओ, पर रहना भी सबको साथ है। तो सब ने क्या डिसाइड करा कि हाँ भाई एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए, एक कुछ रूल ऐसे हों जिसपे सभी सहमत हों। अब कैसे बने वो रूल, कौन उन रूलों को बनाएगा? भगवान तो देगा नहीं भाई इसके अनुसार चल लो। अब आदमी बैठे हैं, आदमी हैं सारे देश में, उन्हीं को तय करना है कॉमन रूल। सबसे पहला एक उन्होंने क्या कोशिश करी कि भाई हम सब की राय नहीं ले सकते, तो सब ने क्या करा, जो भी जैसे ग्रुप थे अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए। जैसे मान लिया सैकड़ों संगठन है एक देश में, सैकड़ों धर्म है या फिर जातियां हैं या विचारधारा है, तो सब ने एक एक व्यक्ति चुन के भेज दिया इस तरफ कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ये। क्लियर है? और ये जो बोल देगा हमें वो मान्य होगा। मान लो 100 आदमी निकल के आगे पूरे देश से,
तो अब जो लाखों की भीड़ से जो डिसाइड करना था, अब वो 100 को डिसाइड करना है। थोड़ी आसान हुई है चीज। एक तो लाख व्यक्ति बैठ के डिसाइड कर रहे हैं क्या करे क्या ना करे, एक 100 आदमी डिसाइड कर रहे हैं, तो 100 आदमी होंगे, वहां पे थोड़ा किसी निष्कर्ष पे पहुंचना थोड़ा सा आसान होगा। ये है पहला फंक्शन, इसको इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, पहले सुन लो, इसको बाद में देख लेना, ठीक है। तो यहां पे निकल के आगे 100 आदमी कि भाई इनकी ये अपना किसी डिसीजन पे पहुंचो। जो वो व्यक्ति डिसीजन लेंगे ना, कॉमन चीज, जैसे अभी यहां पे डिस्कशन की अगर हम बात सुने, किसी ने बोला कि भाई सबको कोई भी व्यापार करने की छूट हो, तो बताओ कोई मना करेगा? कुछ कॉमन रूल निकाल रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक है। क्या सबको अपना धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए? एक दो ने मना करा नहीं हमारा धर्म मानना होना चाहिए, पर नॉर्मली सभी किस बात पे सहमत होंगे? हाँ भाई सब अपने अपने धर्म को मान ले। क्या भाई सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए? सभी को अभिव्यक्ति, जिसको जो कहना हो कह सके, इसमें कोई मना करेगा? बिल्कुल भी। चलो ये भी कॉमन रूल होगा। फिर किसी ने बोला कि भाई अगर कोई देश के कुछ ऐसी स्पीच देता है जिससे दो धर्मों की, दो जातियों की लड़ाई हो, तो वो भी अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर आएगा? तो उन्होंने बोला ये अपवाद रख देंगे। अभिव्यक्ति की आजादी है, पर उसके बाद भी कहां कहां इस आजादी पे रेस्ट्रिक्शन है, वो भी जैसे देश की सुरक्षा की कोई बात हो, मैं चाहता हूं कि जो भारत के टॉप सीक्रेट हैं उनको सोशल मीडिया पे शेयर करूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी ने बोला अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो क्या उसको उसका खाने का पीने का इंतजाम होना चाहिए? होना चाहिए। सभी सहमत हैं इस बात पे। तो उन 100 व्यक्तियों ने कुछ ऐसे रूल निकाल दिए जिसपे सब सहमत होंगे। अब एक ध्यान भी रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करा गया है, एक आपको अधिकार दे दिया कि भी आपको कोई भी काम करने का अधिकार है, फिर उसमें अपवाद दे दिए कि भी ये काम नहीं करने, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ठीक है। तो कुछ रूल ऐसे होंगे जो आपको कर सकते हो, जो सबको मान्य है, और कुछ ऐसे भी रूल बनाए गए जो नहीं करने। जैसे अगर कोई क्राइम की बात करें तो क्या बोलेंगे कि अगर ये हो भाई चोरी करें या ना करें, तो क्या सभी इस बात पे सहमत नहीं होंगे भाई चोरी नहीं करनी? सभी सहमत होंगे हाँ भाई चोरी नहीं करनी। अगर फिर भी किसी ने कर दी तो उसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से जब ये कॉमन रूल निकाले गए ना, उन्हीं कॉमन रूलों को कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम क्या है? देखो, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। जिसके ऐसे कुछ रूलों को ढूंढना जिनके कारण सोसाइटी में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो, कि भाई कुछ तो ऐसी चीज हो जो उन सबको जोड़ के साथ रखें। क्योंकि उन्होंने पहले ही मैंने बताया है, वो ये चाहते हैं कि भी हम एक देश के रूप में एक साथ रहें। अगर एक साथ रहना है तो कुछ तो ऐसा हो जो उनको जोड़े रखे। वो कुछ क्या है? वो ये संविधान है। संविधान क्या है? जो उनकी इच्छा ना साथ रहने की, उस इच्छा वो साथ कैसे रहें? तो साथ तब रहेंगे जब उनके बीच में कुछ कॉमन होगा, कुछ ऐसा होगा जिसपे वो सब सहमत होंगे, और जिसपे वे सब सहमत होंगे वो होगा ये संविधान। तो पहला फंक्शन, ठीक है, पहला फंक्शन समझ में आया है भाई? सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं। फर्स्ट फंक्शन क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst the member of the society। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ बेसिक रूल्स को प्रोवाइड करता है, देता है, जिसके कारण पूरे समाज में एक कम से कम न्यूनतम कोऑर्डिनेशन बनता है, ठीक है। समझ आई है भैया आज की क्लास? देखो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा बेसिक सा करा है भी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस करी हैं। और मुझे उम्मीद भी है कि भाई ये समझ में भी आया होगा, और इसके जो बाद के जो कुछ फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के,
देखो मैं नीचे देखने का कारण मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे कमेंट्स वगैरह ये नीचे भी स्क्रीन लगी होती है, तो कई बार उसमें ऐसा होता है कि भी उसमें देख लें। ठीक है, सारा का सारा ये स्क्रीन यहाँ पे है, तो इसलिए देखना अभी कुछ क्लियर ना हो, भाई वॉइस की समस्या हो, तो यहाँ देखने से पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की स्टोरी, देखो स्टोरी बोलूंगा क्योंकि पॉलिटिकल सारा का सारा जो पॉलिटिकल साइंस है ना, उसके कॉन्सेप्ट हैं और उनको हम स्टोरी के माध्यम से ही समझेंगे। थैंक यू, बाय।